हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों का बहुत वेलकम करना चाहती हूँ अपने चैनल पे। अभी मैंने देखा है कि रिसेंटली कुछ दिनों में बहुत सारे नए लोग हमारे फैमिली से जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग आप में से मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ KGMU लखनऊ में। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं दो मेन टॉपिक्स पे बातें करना चाहूँगी। पहला कि मैंने BSc नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चुनी, गवर्नमेंट जॉब का रास्ता ही मैंने क्यों ऑप्ट किया। सेकंड कि गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए मैंने क्या किया, मतलब कि आप भी क्या कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए BSc नर्सिंग या JNM के बाद। हम बात शुरू करते हैं। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब क्यों चुनी। देखो, मेरा कोई भी सपना नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मेरा कुछ और सपना था जिसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी को ना हमेशा से क्या था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। हमारे पड़ोस में एक लड़का था 22 साल का, वो 22 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग गया था। गांव में, छोटे गांव में ऐसा ही होता है कि पड़ोस में जो बच्चे ने कर लिया, कुछ अच्छा कर लिया, तो वो इंस्पिरेशन बन जाता है लोगों के लिए। गाँव में ऐसे ही होता है। तो मम्मी को भी ये था कि मेरा जो बच्चा है, मेरे बच्चे भी ऐसे करें। और आपको पता है कि जो घर का बड़ा बच्चा होता है ना, उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है कि जो उसके माँ बाप का सपना होगा सबसे पहले वो ही सच करेगा। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, मुझे भी यही बोला कि किट्टू, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू 22-23 साल की उम्र में ना सरकारी नौकरी लग जाए। तो अब मैं क्या कर सकती थी। पहले तो मेरा बहुत ये था कि मैं कैसे करूँगी। मैं स्टिल फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि मम्मी के भी तो अपने कुछ सपने रहे होंगे ना कुछ टाइम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करते हैं, क्या पता अगर हो जाए तो मैं उनको थोड़ी सी खुशी दे पाऊँ, उनको प्राउड फील करवा पाऊँ। तो मैंने इस वजह से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया। मुझे नहीं पता था कि गवर्नमेंट जॉब करने के बाद इतनी सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, इतनी अच्छी सैलरी भी हो जाती है, इतने अच्छे अलाउंसेस, मेडिकल इंश्योरेंसेस, सब कुछ मिलता है। मुझे नहीं पता था। बस मैंने सिर्फ इसी वजह से किया क्योंकि मेरी मम्मी का सपना था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। दूसरी बात मैंने इसलिए चूज़ किया, जो देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सिस को इतनी कम सैलरी दी जा रही है और काम इतना ज़्यादा करवाया जा रहा है। सीरियसली ये दो ही रीज़न थे मेरे गवर्नमेंट जॉब चूज़ करने के। लेकिन जो मेरा सपना था, जो 15 साल की वंशिका ने देखा था, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अब आई होप कि एक दिन मैं उसको भी पूरा कर पाऊँ। कई बार हमें अपने सपनों को पूरा करने से पहले अपने माँ बाप के सपने पूरे करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी होती है जो उनके ऊपर भी, बिना उनके चाहे उनके ऊपर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो मैं भी यही चाहती थी कि मैं उनको थोड़ी सी खुशी दे पाऊँ। तो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए मैं इसी वजह से प्रेरित हुई थी। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जॉब करने के लिए मैंने क्या किया। तो मैंने जैसे ही BSc नर्सिंग कंप्लीट की थी ना, तो उसके बाद मैंने सिर्फ कोचिंग में एडमिशन ले लिया था। मैंने दिल्ली से कोचिंग की थी, रोहिणी से, नर्सिंग एक्सपर्ट नाम से करके एक इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ से कोचिंग में एडमिशन ले लिया था। मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी। तो वो लोग क्लेम करते हैं कि 6 मंथ्स में आप उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, बट थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है सिलेबस को कंप्लीट होने में, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है नर्सिंग का। तो मैंने वहाँ से कोचिंग की थी। अब मैं आपको बता दूँ, कोचिंग के साथ साथ क्या होता है, गारंटी नहीं है कि आपने इस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सिर्फ क्या है, कोचिंग आपको सिर्फ पुश कर सकता है, आपको कुछ एडिशनल नॉलेज दे सकता है, आपको आगे गाइड कर सकता है कि आपको कैसे और क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कोचिंग सिर्फ ये कर सकता है। कोचिंग आपका सिलेक्शन गारंटी नहीं करवाता। कई बच्चों के मन में ये होता है कि हम कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे, पेरेंट्स के मन में भी ये होता है कि कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो 100% सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को अपने मन से, दिमाग से, दिल से निकाल दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको पढ़ाई खुद ही करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल खुद ही करना पड़ेगा, आपको अपने फेलियर से भी खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा और आपकी सक्सेस भी सिर्फ आपकी ही होगी। समझ रहे हो इस बात को। तो कोचिंग के साथ साथ मैंने क्या किया था, कोचिंग में मेनली क्या होता है, आपको जो टीचर्स होते हैं, हमारे बहुत अच्छे टीचर्स थे, भरत सर थे, जबर सर थे, बहुत अच्छा मोटिवेट किया उन्होंने, बहुत अच्छा गाइड किया। ऋतु मैम थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी OBG पढ़ाई थी। और भरत सर तो हमेशा इतना मोटिवेट करते रहते थे, मैसेज के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू। तुम वहाँ पे पढ़ सकते हो, वो तुमको गाइड कर सकते हैं सिर्फ कि तुम
क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखो नर्सिंग तुमने बाई चांस 4 साल पहले नर्सिंग किया, 1 साल पहले नर्सिंग किया, हर साल हर टाइम पे कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। तो कोचिंग अगर तुम ले रहे हो तो उससे तुमको क्या हेल्प मिल जाएगी, तुम अपडेटेड रहोगे सिलेबस को लेके, और जो अपडेशंस हो रही है, नई नई रिसर्च होती है, नई नई मेडिकेशंस काम करने लगती हैं, नई नई डिजीज़ आती हैं, तो कोचिंग के थ्रू आप थोड़ा सा अपडेट रह सकते हो। आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आप वहाँ से नोट्स बनाओगे, आप नोट्स बना के उनको घर पे रिवाइज करोगे। फिर आप क्या कर सकते हो, आपको अपना एक रूटीन बनाना है सबसे पहले कि आपको कैसे पढ़ना है। नर्सिंग एक्सपर्ट्स के इंस्टीट्यूट पे भरत सर पढ़ाते थे, तो किसी ने उनसे पूछा था कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था, पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता, किताब उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ। ये बात उनकी मुझे बहुत इंस्पायर किया था उनकी इस बात ने। फिर मैंने यही किया था, मेरा जो पढ़ने का मन करता था मैं वो उठा के पढ़ने लगती थी। मैंने ऐसा कोई स्पेसिफिक रूटीन कभी भी नहीं बनाया कि मुझे ये सब्जेक्ट करना है, ये करना है, ये नहीं, बस मैं ऐसे ही पढ़ती थी। ऐसा भी नहीं है कि मैं 24 घंटे पढ़ती रहती थी, या ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ती थी। मैंने सब कुछ किया, पर मैंने ऐसा कोई टाइम टेबल या ऐसा कोई रूटीन नहीं बनाया था कि स्पेसिफिकली मुझे यही करना है, ये नहीं करना। हाँ, कुछ मेजर चीज़ें थी जो मुझे पता था कि मुझे आज के दिन में ये चीज़ करनी है, वो मैं कर लेती थी आराम से। जैसे जैसे मेरे कोचिंग के नोट्स होते गए थे, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कोचिंग जाने से पहले जो आपका 4 साल का बेस है ना, वो आपको क्लियर होना चाहिए। आपने ऐसा नहीं है कि आपने 4 साल में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ तो पढ़ा होगा। 4 साल का जो कुछ चीज़ें हैं वही आपको हेल्प होगी, लेकिन कोचिंग में कुछ आप ऐसी चीज़ें भी सीखोगे जो आपने 4 साल में कभी पढ़ी ही नहीं है, कभी सुनी ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अब क्या करना है, जो आपकी टीचर्स, अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, पहले तो मैं कोचिंग वालों की बात करती हूँ, आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो आप पहले वहाँ पे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो, ठीक है, उसके नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ। जो आपके नोट्स है ना, उनसे बेस्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती इस दुनिया में, मेरा मानना ये है पर्सनली। जो आप खुद समझ के बनाते हो ना, एक बार हाथ से निकाल लेते हो, वो चीज़ यहाँ फिट हो जाती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है। मैं अपने नोट्स हमेशा से खुद से बनाती थी। 11th-12th क्लास में भी जिस भी चीज़ के नोट्स होते थे ना, मैं खुद बनाती थी। हाँ, कुछ टीचर्स जो हेल्प कर देते थे, उनके नोट्स भी बहुत हेल्पफुल होते थे, बट अपने नोट्स आप खुद बनाओ। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, आपको जैसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो वैसे वैसे आपको MCQs की प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं करना कि मैं पहले ये पूरा कंप्लीट पढ़ लूँगा और फिर बाद में MCQs होंगे, देखे जाएंगे। MCQs जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आप पेपर में बैठ के उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। MCQs आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग वाली जो कैपेबिलिटी होती है ना, उसको भी इंक्रीज करता है। आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग करने लगता है जब आप MCQ सॉल्व करने की कोशिश करते हो। आपको नहीं भी आपने वो पढ़ी हुई है ना चीज़, फिर भी आपका माइंड उसको ढूंढने की कोशिश करेगा कि हाँ, इसका क्या हो सकता है आंसर, क्या सही होगा, क्या नहीं। तो आपको MCQ करना बहुत ज़रूरी है। अपने नोट्स के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको MCQ प्रैक्टिस करना है। डेली का एक अमाउंट बना लो कि हाँ, हमको इतना MCQ, इतना चीज़ हमें करनी ही करनी है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो मैंने की, मैंने एक बुक पढ़ी थी, पहले टारगेट हाई की थ्योरी पढ़ी थी, उसके MCQs किए थे, ठीक है। उसके बाद एक बुक आती है PR यादव करके। PR यादव की एक थ्योरी का एडिशन होता है, एक पार्ट होता है थ्योरी का और एक होता है MCQs का। मैंने PR यादव की थ्योरी नहीं पढ़ी थी, मैंने PR यादव से सिर्फ MCQ किए थे। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुमको स्टेट लेवल का एग्जाम क्रैक करना है ना, तो PR यादव बहुत अच्छी बुक है। पता तो PR यादव बहुत अच्छी बुक है, वो बेसिक है। अब था टारगेट हाई पहले खरीद ली, इसलिए मैंने टारगेट हाई पहले पढ़नी शुरू कर दी थी। आप पहले PR यादव से स्टार्ट कर सकते हो। PR यादव पढ़ने के बाद आप टारगेट हाई पे जा सकते हो। फिर एक बहुत अच्छी बुक है NCLEX RN। NCLEX RN में आपको सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सिनेरियो, और आज का जो अभी जो नोट सेट आता है, उसका जो मेंस आता है, उसमें मोस्टली क्या होता है, सारा सिनेरियो बेस्ड एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल स्किल्स को चेक किया जाता है इन थ्योरी, कि आपको एक सिचुएशन में डाल दिया जाएगा, एक मेडिकल कंडीशन सिचुएशन में खड़ा कर दिया जाएगा कि एज ए नर्स आप क्या करोगे। और क्वेश्चंस इतने ट्रिकी आते हैं ना कि चारों ऑप्शन सही है, इसमें से बताओ सबसे सही कौन सा है, चारों ऑप्शन गलत है, इसमें से बताओ सबसे गलत कौन सा है। अब वो चीज़ें कई बार सब्जेक्टिव भी हो सकती है ना, आप एज अ नर्स क्या सही मानते हो क्या नहीं, बट एम्स क्या करता है, वो अपना ना तो क्वेश्चन पेपर किसी को दिखाता है, ना वो आंसर किसी को बताता है कि क्या ठीक था क्या नहीं। आप कन्फ्यूजन में ही रह जाओगे, क्योंकि हर कोचिंग वाले अलग चीज़ें बताते हैं। तो इसीलिए NCLEX RN को पढ़ना। NCLEX RN जैसी काफ़ी और भी बुक्स आ गई, मैंने यही तीनों अपने लिए पढ़ी थी, यही मैंने अपनी जर्नी में की थी, तो मैं सिर्फ इन्हीं को जानती हूँ। बहुत सारी अच्छी बुक्स भी आ गई हैं, उनकी भी मैं आपको रिकमेंडेशंस दे दूँगी जब मैं उनको ट्राई कर लूँगी, क्योंकि वो भी कंटिन्यू है। तो फिर आप क्या करना, वैसे ही पढ़ना जैसे आपको अच्छी लगे। कोई भी अगर बुक आपको पर्सनली पसंद आ रही है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही होता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे ठीक कर रहे हो।
आप जब एग्ज़ाम दे लेते हो तो आपको पता चलता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कि इतने टाइम में आप इतने प्रेशर के अंडर, वो 3 से 4 घंटे जो होते हैं आपके, उसके अंदर आप उतने सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसका प्रेशर अलग होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आपको मैनेज करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएंगी। एक्सपीरियंस के साथ ये नहीं है कि आप पेपर दोगे तो ही आपको एक्सपीरियंस होगा। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा। जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आप टेस्ट दोगे, वैसे ट्राई करो कि वैसे ही एग्ज़ाम आप दे सकते हो, तो आप दोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने की थी। अब मैं आपको ये तो झूठ नहीं बोलूँगी मैं इतने घंटे पढ़ रही थी, मैं इतने घंटे नहीं पढ़ती थी। जो चीज़ थी मैंने आपको सारी बता दी। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो सब्जेक्टिव होती हैं। कुछ लोगों को जैसे कि रात में पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को जल्दी सुबह उठ के पढ़ना पसंद होता है। तो ऐसे ही जो पढ़ाई की चीज़ें ना वो सब्जेक्टिव होती है, आपसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, आप किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करते हो। तो बस जो मेन पॉइंट्स थे वो यही थे, कोचिंग, उसके नोट्स, ठीक है, और उसके बाद अपनी बुक्स, जो आपने बुक्स अपनी रेफ़र करनी। कोई आप पे ये दबाव नहीं डाल सकता कि आपको ये चीज़ करनी है तो ही। देखो, सक्सेस का ना कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, वो सब्जेक्टिव ही होती है। आपके लिए जो बेस्ट चीज़ सूट कर रही है आप वो करो। ज़रूरी नहीं है कोचिंग लेने के बाद ही सिलेक्शन होते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत विदाउट कोचिंग भी क्लियर कर जाते हैं, क्रैक कर जाते हैं एग्ज़ाम्स। ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी ही लेनी है या कोचिंग के बिना तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स योर चॉइस, आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोचिंग आप बेटर ले सकते हो। तो बस कुछ ऐसे यही पॉइंट्स थे। अगर आपको इसके अलावा कुछ जानना है मुझसे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी कल की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप सबसे ईजीएस्ट वे से अब्रॉड कैसे जा सकते हो। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने डीएम भी किया था मुझे इंस्टा पे कि हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाली हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा कि आप सबसे ईजीएस्ट वे से अब्रॉड जाके कैसे रजिस्टर्ड नर्स का टैग ले सकते हो, कैसे वहाँ पे वर्क कर सकते हो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।